हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड क्लासिक पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो हमारा इतिहास का चैप्टर है, इसका हम लोगों ने थ्योरी का पार्ट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसमें पहला क्वेश्चन था, मेरा मिस हो गया है। यहाँ पहला क्वेश्चन था कि दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है। एल डोराडो नामक स्थान था दक्षिण अमेरिका में, वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? कब हुआ था? 1890 में। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? इसको क्या कहते हैं? रिंडर पेस्ट कहा गया, जो कि वायरस के कारण फैली थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? बहुत से परिवर्तन हुए थे। कुटीर उद्योग का पतन हुआ था, जमीन का किराया बढ़ गया था, खदानों के लिए जमीन की सफाई की गई थी, जंगल कम हुए थे। ठीक है, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? कहाँ विस्थापित किया गया था? कैरिबियाई द्वीप, जो कि अब क्या बोलते हैं उसको? वेस्ट इंडीज। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? किस रूप में? दास्ता की प्रथा हो, दास्ता से मुक्ति, अनुबंधित दास्ता, मजदूर। क्या थी? दास्ता की प्रथा थी। ठीक है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम का उन्मूलन हो गया? किस वर्ष? 1921 में आकर उन्मूलन हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? अफीम कहाँ जाता था? चीन में। और कपास की जो खेती होती थी नील की, वो कहाँ जाती थी? ब्रिटेन। हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग कहाँ स्थापित की? कहाँ स्थापित की थी? डेट्रॉइट। महामंदी का प्रारंभ वर्ष क्या था? 1929। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? न्यू हैम्पशायर में। विकासशील राष्ट्रों के संगठन को क्या कहा गया? G77। ठीक है, हमारा 2 नंबर का प्रश्न क्या बनता है? अति लघुत्तरी प्रश्न से बनता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण क्या है? विविध देशों के आर पार के लोगों, सामान तथा सेवा गतिविधियों का को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। एक दूसरे देश में जाना, व्यापार करना, यही है भूमंडलीकरण। रेशम मार्ग क्या थे? जो उस समय कहा जाता है रेशम मार्ग, कुस्तुतुनिया वाला। रेशम मार्ग व्यापारियों और सांस्कृतिक संपर्क का ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ साथ यूरोप तथा अफ्रीका से भी जोड़ता था। ज़्यादातर उसमें रेशम की हुआ, इसलिए उसको रेशम मार्ग कहते हैं, रेशम का व्यापार। अगला है कि आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा? तो आयरलैंड में आलू का अकाल 1845 से 1849 के बीच पड़ा था। अमेरिका को उपनिवेश बनाने वाले 2 प्रथम यूरोपीय देश कौन बने थे? पहले था स्पेन, फिर पुर्तगाल था। कार्न लॉ से क्या आशय है? कार्न लॉ एक क्या था? जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्न लॉ, मक्का का कानून, के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को क्या कहा गया? कार्न लॉ नाम दिया गया। रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था? एक पशुओं की बीमारी थी। यह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग था। यह रोग जीवाणुओं से पनपता है। रिंडर पेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहते हैं। अनुबंधित भारतीय मजदूर का नाम बताइए जो खिलाड़ी भी हैं। ये लोग नहीं थे, इनके पूर्वज थे। शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन, जो कि वेस्ट इंडीज की तरफ से खेले हुए हैं। भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया? भारतीय उद्यमियों ने यूरोप उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया, जिसमें पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियाँ बेचा करते थे।
भारत से कपास का निर्यात कहाँ किया जाता था? भारत के कपास का निर्यात कहाँ जाता था? इंग्लैंड। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार खेती के लिए दबाव बनाया? अंग्रेजों ने भारत किसानों को नील तथा अफीम खेती के लिए दबाव बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया? प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया, जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियार भी शामिल थे। महामंदी का उत्तरदायी कारक कौन से थे? कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के मूल्य को कम हो गए। मूल्य क्या हो गए? कम हो गए। यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। इसलिए क्या महामंदी आ गई। विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ? अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया तथा सोवियत संघ कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व की महाशक्ति बनकर उभरा। इसलिए इस तरह पुनर्निर्माण हुआ। अगर देखें लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन हमारा है कि 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप से बारे में चुनिए। उत्तर देखिए हमारा कि 17वीं सदी से पूरे एशिया तथा अमेरिका के 2 प्रमुख उदाहरण क्या है? पहला है आहार या भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान। खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी उदाहरण है, जो एक देश के यात्रियों द्वारा दूसरे देश या महाद्वीपों में जाने अनजाने में पहुंचा दिया गया। इसी तरह चीनी रेशम का व्यापार में कितना महत्वपूर्ण स्थान था, इसका पता बहुत सारे सिल्क मार्गों से चलता है, जो 15वीं सदी में अस्तित्व में आ चुके थे। इन रास्तों से ही चीनी पाटरी एवं अन्य सामग्री महाद्वीपों में पहुंच जाती थी। ठीक है। दूसरा है कि बीमारी या कीटाणुओं का आदान प्रदान, जो कि अमेरिका में हुआ था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश करना शुरू कर दिया। इस दौरान ही व्यापार के साथ बीमारी एवं कीटाणुओं का भी प्रसार हुआ। चेचक जैसी बीमारी अमेरिका के लिए घातक साबित हुई, जो एशियाई देशों से यहाँ तक पहुँची थी। क्वेश्चन है बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण को किस प्रकार मदद की? पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में निम्न प्रकार मदद की। पहला है हमारा कि यूरोपियों के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से परंपरागत प्रकार का सैनिक हथियार नहीं था। ये हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ पहुँचे। अधिक समय से दुनिया से अलग रहने के कारण अमेरिका के लोग के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस स्थान पर चेचक प्राण घातक सिद्ध हुआ। इस बार संक्रमण के पश्चात यह पूरे महाद्वीप में फैल गए। जिन स्थानों पर यूरोपी लोग नहीं पहुंच पाए, वहां के लोग भी चेचक के संक्रमण से संक्रमित हो गए और धीरे धीरे इन समुदायों को समाप्त कर डाला। इस प्रकार घुसपैठियों का रास्ता साफ हो गया। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दीजिए। या आधुनिक तकनीक ने खाद्य उपलब्धता को कैसे पूरा किया, विश्व में पहुंचाया, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका होगा खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव की प्रगति के परिणाम स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के 2 प्रभावों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है रेलवे नेटवर्क का प्रसार। रेलवे के प्रसार ने भोजन को दूर दूर तक पहुंचाने में सहायता की। अब भोजन आसपास के गांवों या कस्बों के बजाय दूर दराज के शहरों से मंगाए जाने लगे। पानी के बड़े बड़े जहाज के माध्यम से भोज्य सामग्री का दूसरे देशों में भी पहुंचने लगी। दूसरा है रेफ्रिजरेटर तकनीकी का विकास। 1870 के दशक में यूरोप में कच्चे मांस के स्थान पर जीवित जानवर भेजे जाते थे, जिन्होंने बाद में यूरोप के देशों में ही काटा जाता था, किंतु यह व्यापार काफ़ी महंगा साबित हो रहा था।
जल्द ही पानी की जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जाने लगा। इससे अब जानवरों के बजाय उनकी मांस का आयात किया जाने लगा। प्रश्न हमारा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। यह महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई, स्पष्ट कीजिए। 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक चली, मतलब 34-35 तक चली। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए मुख्य रूप से 2 कारक उत्तरदायी थे। पहला, कृषि उत्पादन की अधिकता के समस्या को बने रहना था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया। इससे स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया। दूसरा कारण था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, जैसे स्टर्लिंग। अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। इसे ऋण वापसी के नाम से जाना गया। किसान उपज नहीं बेच सके, परिवार बर्बाद हो गए और व्यवसाय बंद हो गए। अंततः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धराशायी हो गई क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में असमर्थ थे। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपना अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से ठप हो गया। प्रश्न हमारा है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। विकासशील देशों को 1950 से 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से कोई उचित लाभ नहीं मिल सका। इस समस्या को देखते हुए एक नई आर्थिक प्रणाली G77 का गठन हुआ। G77 विकासशील देशों का एक समूह था जिनने 1944 में ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। दो विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके द्वारा औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। तीनों प्रकार की गतियों और भारत और भारतीयों के संबंधित एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए क्या है। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाह या गतियों का उल्लेख किया। पहला है व्यापार का प्रवाह। भारत का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ हमेशा ही व्यापारिक संबंध अच्छा रहा है। यहाँ से गेहूँ, सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र इंग्लैंड में भेजे जाते थे। 1812 से 1871 ईस्वी के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक हो गया। कपड़ों की रंगाई के लिए नील का व्यापार भी बड़े पैमाने पर था, इसका निर्यात भी होता था। अफीम की कृषि भी अधिक होने से इसका निर्यात किया जाता था। ब्रिटेन द्वारा
भारतीय अफीम को चीन में निर्यात किया जाता था। इस तरह भारतीय व्यापारियों द्वारा गेहूं, कपास, पटसन, ऊन, रेशम, चाय तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार में बढ़ावा दिया गया। दूसरा है श्रम का प्रवाह। 19वीं शताब्दी में विश्व के कई देशों में भारत के मजदूरों को बागानों, खाद्यान्नों, सड़कों तथा रेलवे परियोजनाओं में काम के लिए ले जाया गया। तीसरा है पूंजी का प्रवाह। शिकारीपुरी सराफ नाम है और नाट्टुकोट्टई चेट्टियार ने उन बहुत सारे बैंकरों व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुख खेती के लिए कर्ज देते थे। ये देखिए अगला प्रश्न हमारा है, कार्ल लॉ से क्या समझते हैं, क्या आशा है, कार्ल लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। उत्तर है जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्ल लॉ मक्का नियम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कार्ल लॉ के नाम से जाना जाता था। कार्ल लॉ के सूत्रपात के बाद भोज्य पदार्थों का मूल्य अधिक हो गया। नगरों में रहने वाले उद्योगपति और लोग उच्च मूल्यों के कारण अप्रसन्न थे। उन्होंने कार्ल लॉ के उन्मूलन के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। कार्ल लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा अधिक सस्ती दरों पर आयातित हो रह सका। ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के योग्य नहीं था और हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी थी। ये कार्यों की खोज में शहर आ गए अथवा विदेशों की ओर पलायन कर गए। कार्ल लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई और आय भी बढ़ गई तथा भोजन के लिए अधिक मांग में भी बढ़ोतरी हुई। कृषि संबंधित उत्पादों का निर्यात करने के लिए नए रेलवे स्टेशनों व बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ी। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से अत्यधिक आवासों व प्रबंधनों की आवश्यकता हुई। इन सभी गतिविधियों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी का प्रवाह होने लगा। क्या होने लगा? पूंजी का प्रवाह होने लगा। श्रम की मांग के कारण 19वीं शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे। 1890 ईस्वी में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कभी कभी रेलों या जहाज़ों द्वारा हजारों मील से भोजन आता था। यह नाटकीय परिवर्तन यद्यपि छोटे पैमाने पर पश्चिमी पंजाब में भी हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार ने निर्यात हेतु गेहूं और कपास में बढ़ोतरी करने के लिए उपजाऊ कृषि भूमि में सिंचाई का विकास कर पंजाब को रूपांतरित कर दिया। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ा। एक प्रश्न हमारा है कि अनुबंधित श्रमिकों ने अपने जीवन के व्यक्ति को अपने ढंग खोज लिए थे। कथन की समीक्षा कीजिए। इसमें इसी तरह के 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश में श्रमिकों को क्यों ले जाया गया? ये श्रमिक अधिकतर किस देश के थे? उन्हें किन शर्तों पर स्वदेश लौटने की छूट थी? ये प्रश्न बनते हैं घुमाकर। उत्तर हमारा है अनुबंधित मजदूर। अनुबंधित मजदूर से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए एक निश्चित समय के लिए विशिष्ट राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले बंधुआ मजदूर से है, जिन्हें घर या नए देशों में ही भुगतान किया जाता था। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय व चीनी मजदूर बागानों, खदानों और विश्व की विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए गए। अधिकांश भारतीय अनुबंधित कर्मचारी पूर्वी प्रदेश के वर्तमान राज्यों से बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु से आए। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के इन राज्यों में कई सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे कुटीर उद्योग का पतन हो गया, जमीन का किराया बढ़ गया, खदानों तथा बागानों के लिए जमीन को साफ कर दिया गया। इन सब कारणों से गरीबों तथा
इन सब कारणों से गरीबों को कार्य की खोज में प्रवास करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अगला कारण हमारा है भारतीय अनुबंधित प्रवासियों का गंतव्य अर्थात स्थान। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों का मुख्य गंतव्य कैरिबियाई द्वीप मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना तथा सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी थे। इसके अतिरिक्त उनके स्थानीय आवास के आसपास के अन्य स्थान थे। तमिल प्रवासी सिलोन और मलाया गए। कुछ अनुबंधित कर्मचारी असम के चाय बागानों में भी नियुक्त किए गए। अनुबंधित मजदूरों की स्थिति। अनुबंधित मजदूरों की स्थिति क्या थी? इन मजदूरों की नियोक्ता से जुड़े और छोटे छोटे कमीशन पाने वाले एजेंटों के द्वारा की गई थी। एजेंट अनुबंधित मजदूरों से उनके बेहतर आजीविका दशाओं का अधिक धन और अन्य सुविधाओं का वादा करके उनकी नियुक्ति करते थे। तथापि जब वे बागानों में पहुंचते थे तो वहां वे भिन्न परिस्थितियां पाते थे जिन्हें उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 वर्ष कार्य करे तो वे स्वदेश लौट सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा कि 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, अथवा 19वीं सदी के आविष्कारों को स्पष्ट कीजिए। 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो निम्नलिखित कारणों से समझा जा सकता है। पहला इसका है कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी आविष्कार, रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ आदि महत्वपूर्ण आविष्कार थे जिनके बिना 19वीं सदी के विश्व अर्थव्यवस्था का आकार नहीं दिया जा सकता था। बाजारों की परस्पर संबद्धता। ठीक है, इस समय के परिवहन के नए निवेश व सुधारों में तीव्रगामी रेलगाड़ी, हल्की बोगियां और विशालकाय जलपोतों को कम खर्च में कृषि उत्पाद और अन्य उत्पादों के खेतों से दूर दूर के बाजारों में सुगमता से पहुंचाना सहायक हो गया। मांस के व्यापार में प्रभाव। 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, अपितु जीवित जानवर भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में जाकर काटा जाता था। जीवित जानवर जलपोतों में अधिक जगह घेरते थे। समुद्री यात्रा में कई पशु मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, भार कम हो जाता था या फिर अखाद्य बन जाते थे। अतः मांस के दाम बहुत ऊंचे और निर्धन यूरोपियों की पहुंच से परे था। उच्च कीमतों के कारण मांग तथा उत्पादन बहुत कम था, परंतु रेफ्रिजरेशन युक्त जलपोतों ने मांस के एक क्षेत्र में एक दूसरे तक परिवहन करना सुगम बना दिया। सामाजिक शांति और साम्राज्यवाद। रेफ्रिजरेटर की तकनीक के कारण न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। उपनिवेशवाद। विश्व बाजारों को आपस में जोड़ने की तकनीक ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन के लोगों के आर्थिक जीवन पर किस प्रकार परिवर्तित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व के आर्थिक हालातों के विषय में संक्षेप में लिखिए। इस महायुद्ध में पूर्व ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, किंतु युद्ध के पश्चात सबसे लंबा संकट भी इसे ही झेलना पड़ा। भारत और जापान से प्रतिस्पर्धा, विदेशी कर्ज। इस युद्ध के समय भारत और जापान में उद्योग विकसित हो रहे थे। ऐसे में ब्रिटेन को भारतीय बाजार में पहले वाली स्थिति का पाना मुश्किल हो गया था। इसके अतिरिक्त जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध में हुए खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जो कर्ज लिया था उसकी भरपाई भी करना आवश्यक था। ऐसे में प्रथम महायुद्ध के पश्चात ब्रिटेन पर भारी कर्जों का दबाव था। आर्थिक उछाल का अंत। इस युद्ध के कारण विश्व में आर्थिक उछाल का माहौल उत्पन्न हो गया, क्योंकि मांग और उत्पादन तथा रोजगार में बढ़ोतरी हुई। किंतु युद्ध के पश्चात जब यह उछाल शांत हुआ तो उत्पादन गिरने लगा तथा बेरोजगारी बढ़ने लगी। 1921 में ब्रिटेन में प्रत्येक 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर बेरोजगार था। व्यय में कटौती। सरकार ने अब भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, जिससे शांतिकालीन शहरों के सहारे
ही उनकी भरपाई की जा सकी। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना। युद्ध के समय तक पूर्वी यूरोप गेहूं की आपूर्ति का एक बड़ा केंद्र था, किंतु युद्ध के दौरान सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं संकट में रहीं। केवल कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ही गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और बाजारों में इसकी अधिकता हो गई। अनाज की कीमतें गिरने लगी, जिससे किसान कर्ज में डूबने लगे। अगला क्वेश्चन, महामंदीकरणों की व्याख्या कीजिए। ये हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम पीछे भी देख चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सक्षम क्या समस्याएं थी, इन्होंने हमने पढ़ा। वेस्टर्न वुड्स के पढ़ा कि जो विश्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। ये सब हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, अब लोग वहाँ ध्यान देंगे। आइए हम लोग थोड़ा मानचित्र के में देख लेते हैं। मानचित्र में क्या है। मानचित्र एक तो हमको मिलता है सामाजिक विज्ञान के पेपर में, जिसमें हमें जगह जगह प्रदर्शित करना होता है, कौन जगह कहाँ है। जैसे वह जगह जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मतलब अमृतसर के बारे में पूछ रहा है। वह स्थान जहाँ आर्य समाज प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, मुंबई के बारे में पूछ रहा है। इस तरह महात्मा गांधी का जन्म स्थान पूछा गया, कानून भंग किया, इस तरह से सवाल करेगा। उसको हमको मानचित्र में क्या, इंडिया के मानचित्र में दर्शाना होता है, ठीक है। देख लेते हैं मानचित्र हमारा नीचे दिए हैं। जैसे मानचित्र पूरा दिया रहेगा, इसमें पूछेगा, कह देगा कि भारत की राजधानी को दर्शाइए। कहाँ दर्शाएं, दिल्ली। दिल्ली हल्का से टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे हल्का से गोला एक तो बनाएंगे और नई दिल्ली लिख देंगे। जैसे कहेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी को बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। तो ऐसे टिक करेंगे, यहाँ लखनऊ लिख देंगे। बस जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना है, इसके इधर कहीं कर देंगे, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही करें, ठीक है। ऐसा करेंगे हम लोग। अहमदाबाद के पूछेगा, ऐसे कर देंगे। राजस्थान के बारे में पूछेगा, राजस्थान में जो सर पूछेगा, जैसे जयपुर पूछ दिया तो ऐसे कर देंगे, जयपुर हो गया, ठीक है। ज़्यादा नहीं घबराना नहीं हमें। मुंबई के बारे में पूछेगा तो मुंबई हम जान रहे हैं समुद्र के किनारे है, तो ऐसे करेंगे, यहाँ टिक और मुंबई लिख देंगे, ठीक है। ऐसे जहाँ जहाँ जगह पूछेगा उसके बारे में हम पूरा नक्शा देख कर याद करेंगे, नॉर्मली मोटा, ठीक है। ऐसा करके हम दर्शाएंगे, क्योंकि नक्शा से हमारा 10 नंबर शायद आता है कि 5 नंबर, जो ही बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगला चैप्टर अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।